तो दर्शकों, देखते ही देखते 2024 खत्म होने की कगार में है और हम बिल्कुल लास्ट मास में पहुंच गए हैं, यानी लास्ट महीने में पहुंच गए हैं और हम जल्दी प्रवेश करेंगे 2025 में। और हम भी हाजिर हैं आपके सामने अपनी वार्षिक राशि फलादेश की श्रृंखला के साथ। यानी 2025 आप सबके लिए कैसा रहेगा वो हम पूरे विस्तार के साथ, विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम 12 राशियों को अलग अलग वीडियो में विभाजित करेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो वर्ष है आपके लिए कैसा रहेगा, यानी आपके स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। जो भी राशि परिवर्तन होंगे मुख्य तौर पर उसके आधार पर हम आपको विश्लेषण देंगे। इसके अलावा आपकी शिक्षा और करियर के लिए किस प्रकार का रहेगा 2025 का पूरा वर्ष, आपकी शिक्षा और करियर के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है, या कुछ सावधानी आपको बरतनी है, हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, आपकी जॉब के लिए, आप जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा, क्या ग्रोथ या प्रमोशन के चांसेस बनेंगे या नई नौकरी के चांसेस बनेंगे, या मौजूदा नौकरी में ही कुछ आपको भविष्य नजर आएगा या नहीं। इसके अलावा व्यवसाय और बिजनेस के लिए कैसा जाएगा 2025 का वर्ष, ये वर्ष आपके लिए किस प्रकार की सुविधा लेकर आएगा या दुविधा लेकर आएगा, इसे हम समझेंगे। साथ ही आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, आप लोगों के बीच में संबंध आगे बढ़ेगा या बीच में ही कुछ रुकावट आपको देखने को मिलेगी, इसे हम समझेंगे पूरे तर्क के साथ। इसके अलावा विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहने वाला है 2025 का वर्ष, आप लोगों के बीच में किस प्रकार के संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्या संतान प्राप्ति का योग बनेगा, साथ ही संतान से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं, क्या क्या उपाय आपको करना है वो मैं आपको बीच में भी बताऊंगी और आखिरी में बताऊंगी, क्योंकि राशि परिवर्तन की वजह से हम इसको दो भाग में विभाजित करेंगे, मई से पहले और मई के बाद का। जो मुख्य तौर पे हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी ग्रह होते हैं तो उनका जो समय होता है एक राशि में वो लंबे समय के लिए होता है, तो उनका जो प्रभाव भी लंबे समय तक देखा जाता है। उसमें आपकी शनि है, बृहस्पति है, राहु केतु है, तो इन सब का जो मुख्य प्रभाव आपको कैसा देखना पड़ेगा वो हम आपको दो भाग में विभाजित करके बताएंगे, मई से पहले और मई के बाद का। इसके अलावा जो अन्य राशि परिवर्तन होंगे उसके आधार पर भी हम पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। तो दर्शकों, आप अपने जो भी आपकी अपेक्षा है इस वर्ष को लेकर वो हम आपको बताएंगे कि कैसे रहेगा आपके लिए सकारात्मक, कि कुछ सावधानियां आपको बरतनी हैं। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो आज की वार्षिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हम पहली राशि मेष राशि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष कैसे रहने वाला है, तो जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है आप अपनी राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, आपकी जो लग्नेश मंगल है फिलहाल जो शुरुआत कर रही है वो ग्रह गोचर की वो कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में बैठ के कर्क राशि में। यहाँ पे थोड़ा लंबे समय तक रहने वाले हैं मंगल यहाँ पे, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में है तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर करें वृषभ राशि में। इसके अलावा केतु आपके छठे भाव में और राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे इनके युति बनी है शुक्र के साथ। सूर्य और बुध अपने गोचर की शुरुआत करने जा रहे हैं नवम भाव में, आपके भाग्य स्थान में बैठ के धनु राशि में। तो ये जो ग्रह गोचर की स्थिति आप शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको समय अनुसार परिवर्तन तो देखने को मिलेगा, लेकिन जो मुख्य परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। यानी कब लगभग 3-4 महीने से जो बृहस्पति मार्गी चल रहे हैं वो उसमें वक्री चल रहे हैं तो उसमें वो मार्गी हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि उनकी जो डायरेक्शन होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी। इसके अलावा जो अन्य परिवर्तन होगा उसमें है 29 मार्च को, यानी 29 मार्च को अगर हम समझे तो शनि जो है बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। लगभग 2.5 साल के बाद शनि जो है आपके मीन राशि में द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसके अलावा जो मुख्य परिवर्तन होगा वो 14 मई 2025 को होगा। बृहस्पति मिथुन राशि पर प्रवेश करेंगे लगभग 1.25 साल के बाद। बृहस्पति जो है मिथुन राशि में आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा 18 मई को यानी सेम मंथ में आप देखेंगे कि राहु और केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 18 मई को राहु पहुंच जाएंगे कुंभ राशि में, पीछे की तरफ चलते हैं, वक्री चलते हैं, और जो केतु है वो आपके सिंह राशि यानी पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये आप मुख्य जो आप देख रहे हैं परिवर्तन आप देखेंगे 2025 में। और इनका जो मैं अगर बताना चाहूँ इनका जो नक्षत्र परिवर्तन होगा वो भी इस प्रकार है। जो बृहस्पति है आर्द्रा नक्षत्र में जून तक में रहेंगे, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में अगस्त में प्रवेश कर जाएंगे और साल के अंत तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे।
और अगर हम बात करें शनि की तो पूर्व भद्रपदा नक्षत्र से शुरुआत करेंगे और ये उत्तरा भद्रपदा नक्षत्र तक ये सफर करेंगे वर्ष में 2025 में। राहु की यदि हम बात करें तो ये पूर्व भद्रपदा नक्षत्र से शुरुआत करेंगे और ये 25 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। केतु भी इसी समय अनुसार अपना जो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अभी उत्तरा फाल्गुनी में, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी में ये चले जाएंगे। तो ये नक्षत्र ये कवर करेंगे और नक्षत्र जब जो जिस राशि के होता है, ये जिस ग्रह के जो होता है नक्षत्र, उनका भी प्रभाव आपको देखने को मिलता है क्योंकि वो ग्रह भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो है परिवर्तन 2025 का मुख्य होने वाला है और बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जहाँ पे 3 मुख्य जो बड़े ग्रह हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम आपको इसको 2 भाग में विभाजित करेंगे, यानी मई से पहले और मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो दर्शकों, ये पूरा विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, मैंने आपको पहले कहा था शुरुआत में कि लग्नेश आपके चतुर्भाव में गोचर करें, नीचे अवस्था में लगभग कम से कम 1-1.5 महीना यहाँ पे ये यहीं पे रहेंगे। तो आपको सावधानी बरतनी, खासकर जो हृदय का मरीज है, बहुत ही सावधानी आपको बरतनी, स्ट्रेस तनाव से दूर रहना है। अत्यधिक इमोशनल होना भी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बृहस्पति क्योंकि 4 फरवरी को मार्गी होंगे, द्वितीय भाव में गोचर करें, इनकी दृष्टि आपके केतु पर पड़ रही है, उसके अलावा आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और दशम भाव में पड़ रही है। तो इससे रिलेटेड समस्या जो भी है आपको उसमें कुछ राहत जरूर देखने को मिलेगी। खासकर स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या, पुरानी समस्या कुछ बनी हुई है तो उसमें आपको कुछ रिकवरी या राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। राहु केतु क्योंकि मुख्य तौर से आपको परेशान कर रहे हैं, आपको 1 साल से ऊपर आप ये देख रहे हैं कि द्वादश भाव में और 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से इससे संबंधित कोई ना कोई समस्या, क्योंकि 6ठा भाव हमारे रोग निपुण का होता है और 12वां भाग खर्चे का होता है, नुकसान का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। तो इसकी वजह से भी कुछ मानसिक तनाव है या कुछ शारीरिक संबंधी समस्या है, उसमें काफी उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है। केतु राहु इस प्रकार के ग्रह हैं जो आपको पता लगाने नहीं देते कि असल में प्रॉब्लम क्या है, उसकी रूट कॉज क्या है, यानी कि उसके जड़ की जो समस्या वो क्या है, वो आपको पता लगाने नहीं देते, जिसकी वजह से एक इंसान दुविधा में रहता है, असमंजस की स्थिति में रहता है और भय में रहता है। मुख्य बात यह कि भय रहता है। तो ये आप परिवर्तन आप देखेंगे जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई के बाद, 18 मई के बाद, जैसे ही राहु आपके एकादश भाव में आ जाएंगे और केतु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, थोड़ा राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। तब तक आपको काफी सावधानी बरतनी, उतार चढ़ाव से तो गुजरना ही है, साथ ही आपको मंगल का उपाय करना है। अपने लग्नेश को मजबूत करेंगे तो जो मेन आपके जो हीरो है, जो मेन आपके कुंडली के जो अभिनेता है, जो कंट्रोलर है, उनको अगर आप बल देंगे तो निश्चित तौर से वो आपको किसी भी परिस्थिति से लड़ने की पूरी सहायता करेंगे, पूरा बल देंगे। और आपको अपने विचार जो पॉजिटिव रखने की काफी आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आसपास के लोगों को भी अपने व्यवहार से प्रभावित कर सकते हैं। विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। कुछ आपको ऐसे लोगों से भी हानि हो सकती है जो आपको पीछे से आपको वार कर सकती है, जो छुपे हुए आप कह सकते हैं कि हिडन एनिमीज जिसको हम कहते हैं, उनकी वजह से भी आपको काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है, नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। अब ये जो फरवरी का जो महीना, जनवरी फरवरी का महीना है, तो ये आपको थोड़ी राहत तो मिलनी शुरू होगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो आपको काफी राहत देखने को मिलेगी। कुछ आपको मानसिक तनाव से जो गुजर रहे हैं उसमें भी काफी आपको राहत देखने को मिलेगी। शनि और शुक्र क्योंकि आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, दृष्टि आपकी लगन पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ सकती है, विल पावर अपनी स्ट्रांग करनी पड़ सकती है। बेशक आप दूसरों को दिखाने के लिए आप आगे बढ़े, लेकिन फिर भी आपको ऐसा करना पड़ सकता है, चाहे भीतर से आप कितना भी हताश निराश क्यों ना हो, आप उसको जाहिर नहीं करेंगे। एक प्रकार से एक बैटल फील्ड, एक आपको एक युद्ध का मैदान दिया गया है जिसमें आप अपने आप को सक्षम दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं, ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, और जिसकी वजह से आप अपने आसपास के लोगों का साथ या अपने परिवार के लोगों के समक्ष आप अपने आप को एक कह सकते हैं कि फुली स्ट्रांग व्यक्ति के रूप में आप दिखाना चाहेंगे, तो ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट हो जाता है। तो बहुत से ऐसे जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको उठानी पड़ सकती है जिसके लिए आप मन से तैयार नहीं होंगे, तो उसके में भी आपको हिम्मत, साहस दिखानी पड़ सकती है। तो अगर हम ये बात करें कि 29 मार्च को अगर शनि राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे राहु के साथ युति बनाएंगे, लगभग आप कह सकते हैं कि अप्रैल मई तक, कह सकते हैं कि 1.25 महीने तक आप ये इनकी युति द्वादश भाव में देखने को मिलेगी। अब शनि राहु की युति एक श्रापित योग है, तो जहाँ पे भी इनकी युति बनती है वहां से संबंधित समस्याओं का कुछ न कुछ उजागर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कुछ अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, कुछ हानि आपको देखने को मिल सकती है, कुछ चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है, कुछ शारीरिक पीड़ा देखी जा सकती है।
वात की अधिकता की वजह से भी कुछ घबराहट की समस्या देखी जा सकती है। अगर आपको जोड़ों की समस्या, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो उसमें भी थोड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। खान-पान को उचित रखना है और जिस प्रकार के भी किसी प्रकार के आपको व्यसन से दूर रहना है। अब क्योंकि आपकी जो राशि मेष राशि है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि साढ़े साथी की शुरुआत आपकी हो जाएगी 29 मार्च से। शनि आपके चंद्र राशि से द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएँगे तो साढ़े साथी की शुरुआत आपकी हो जाएगी। तो लगभग 7.5 साल आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि शनि का गोचर आपके 12वें भाव में है, द्वादश भाव में है तो ये अच्छा भाव माना नहीं गया है। तो आप अनावश्यक खर्चे में, कर्जे में डूब सकते हैं। आपको कर्जे या डेट से दूर रहना है। किसी प्रकार की कोई भी लोन आपको नहीं लेना है। कोशिश करें कि ना लेने का प्रयास करें या खुद के नाम पे या ना ले तो बेहतर रहेगा। और हो सके तो बिना मतलब के खर्चों को लगाम लगाने की शुरुआत में ही कोशिश करें क्योंकि ये आगे चल के अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे, जिसे कंट्रोल करना या नियंत्रण करना आपके बस की बात नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम समझें कि बृहस्पति आपके जो है तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे 14 मई को, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे जो बृहस्पति है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तृतीय भाव में। यहाँ पे मिथुन राशि में प्रवेश करें जो उनकी शत्रु राशि है। अच्छा, यहाँ पे जो बृहस्पति दृष्टि आपके सप्तम भाव में रहेगी, साथ ही इनकी दृष्टि आपके नवम भाव में रहेगी और एकादश भाव में रहेगी, तो थोड़ा सा लाभ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपके रिलेशनशिप में जो भी है तनाव है उसको भी थोड़ा राहत आपको देखने को मिलेगी। तो ये युति ये जो गोचर है ये थोड़ा आपके लिए बेहतर भी रहेगा। लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम है वो आपके शनि की है जो आपके द्वादश भाव में आ रहे हैं। राहु आपके आ जाएंगे एकादश भाव में। एक पर से कह सकते हैं राहु जो है तृतीय भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, उसके कारक ग्रह माने गए हैं। तो यहाँ पे आपको परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे केतु आपके पंचम भाव में पढ़ने आ रहे हैं। तो देखिए जहाँ कुछ अच्छी खबर आपकी है तो वहाँ कुछ बुरी खबर भी है। तो दोनों को बैलेंस बना के आप चलेंगे तो आप जीवन में चिंता मुक्त आप अपनी लाइफ जिएंगे, वरना आप किसी न किसी झमेले में, मुसीबत में पड़ सकते हैं। राहु यहाँ पे बैठ के शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए आपको उकसा सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी मुसीबत या समस्या में पड़ सकते हैं। तो ये आपको सावधानी बरतनी है। केतु पंचम भाव में बैठ के आपकी सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, आपकी जो आपके अंदर दुविधा ला सकते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति ला सकते हैं। एक प्रकार से कह सके तो आपको गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो गुरु का मार्गदर्शन अगर आपको मिलता है तो उसको गंभीरता से फॉलो करें, सीरियसनेस दिखाएं। कुछ आप अगर अपनी तरफ से कुछ चालाकी दिखाते हैं या कुछ शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं या कुछ आप उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो ये आपको बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है, जो शनि आपको इसके संदर्भ में देने को तैयार बैठे हैं। तो परिवार से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लड़ाई झगड़े, तनाव देखा जा सकता है क्योंकि शनि आप यहाँ पे बैठ के आपके जो है द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे, आपके छठे भाव में भी दृष्टि डालेंगे क्योंकि ये रोग रिपुण का भाव है। तो यहाँ पे भी बैठ के कुछ ना कुछ इससे संबंधित समस्या आपको देखने को मिलेगी। केतु यहाँ पे पहले से गोचर कर रहे हैं तो 18 मई के बाद अगर हम बात करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 14 मई को तो बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन करके आपके पीछे चले जाएंगे। थोड़ा राहत आपको तब जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि तब आपके जो शनि है राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति जो है जून के महीने में आद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो राहु का नक्षत्र है। ये काफी इंटेंस और तीव्र नक्षत्र है, तो इसकी वजह से भी कुछ आपके व्यवहार में परिवर्तन, अपने आसपास के लोगों के विचार में परिवर्तन देखा जा सकता है। अब तीसरा घर जो आपके छोटे भाई बहन का भी है या आसपास के लोगों का है, उनके साथ भी कुछ तनाव या झगड़ा देखा जा सकता है। उसके बाद ये अगस्त तक लगभग इसी नक्षत्र में आएंगे। उसके बाद ये पुनर्वसु नक्षत्र यानी स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देखिए, सबसे मुख्य बात है कि आप जो 7.5 से आपकी शुरुआत होगी 29 मार्च से शुरू होगी, तो 7.5 साल आपको लगभग आपको काफी सावधान रहना है। अपने जो खान पान को उचित रखना है। खान पान की समस्या देखी जा सकती है जो गलत खान पान की वजह से। सात्विक भोजन ले तो बेहतर रहेगा। व्यसन से दूर रहें, एडिक्शन से दूर है, किसी प्रकार की संगति से दूर है जो आपको गलत दिशा में लेके जाती हो, भटकाती हो। जब तक आप इससे बचे रहेंगे शनि आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन जिस दिन आप इसमें फंसेंगे या शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे, कुछ इस प्रकार की कुसंगति में जाएंगे, तो निश्चित तौर से इसका परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये ग्रह गोचर कभी भी कुछ बुरा परिणाम नहीं देते, वे आपके फल अनुसार, आपके कर्म के फल अनुसार परिणाम देते हैं। पूर्व जन्म में जो किए हैं या इस जन्म में जो किए हैं। तो यदि आपके जन्म में सात्विकता है, आप ग्रहों की अनुकूलता से चल रहे हैं। अनुकूलता का अर्थ ये है कि आप जान दाप कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार कर रहे हैं, अच्छी लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, सात्विक भोजन ले रहे हैं, किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, अपनी मेहनत करें, संघर्ष करें, तो निश्चित तौर से कोई भी ग्रह आपको बुरा परिणाम नहीं देंगे। ये बात आप मान के चले। अब यहाँ पे अगर हम समझे तो अब ये थोड़ा सा संघर्ष आपको अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर देखा जा सकता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो शुरुआत थोड़ा सा आपके लिए
हल्का सा चिंताजनक हो सकती है, जो खासकर हृदय के मरीज है, हार्ट पेशेंट है, जैसे मैंने बताया कि लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद सूर्य से इनकी दृष्टि होगी, क्योंकि सूर्य प्रवेश करेंगे आपके दशम भाव में, जैसे मकर संक्रांति कहते हैं 14 और 15 जनवरी के आसपास। तो यहाँ पे इनकी दृष्टि जब पड़ेगी परस्पर एक दूसरे के ऊपर, थोड़ा सा आपको रुकावट अपने सेहत से संबंधी देखने को मिल सकती है। इसके बाद थोड़ा सा राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी जैसे ही मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। अब क्योंकि राहु केतु से जब आपको मुक्ति मिलेगी तो आप शनि आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, तो ये कुछ चिंता की इतनी बात नहीं है, आप इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से ना ले, बस थोड़ा सा आप अपने आचरण को, अपने व्यवहार को कंट्रोल करके चलें। और इसके बाद अगर हम वर्ष के अंत के, हाँ अगर हम बात करें तो अगस्त के, जैसे मैंने बताया पूर्णवसु नक्षत्र में बृहस्पति आ जाएंगे, तो राहत आपको देखने को मिलेगी। राहु की जो मैं राशि परिवर्तन आपके फेवर में रहने वाला है, क्योंकि राहु आपके एकादश भाव में आएंगे, तो ये आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा, जो कि आप ये पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। 18 मई के बाद 2025 के लास्ट तक ये इसी भाव में रहेंगे। उसी प्रकार से बृहस्पति भी आपके पूरे वर्ष इस जो मिथुन राशि में तृतीय भाव में रहेंगे, और शनि जो है लगभग 2.5 साल आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 2.5 साल जो आपके 7.5 ही रहेगी, वो आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा? देखिए अभी शिक्षा करियर की हम बात करें तो शुरुआत तो काफी बढ़िया रहने वाली है। पंचमेश आपके भाग्य स्थान में बुध के साथ बैठे, अच्छी तरक्की, अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। शनि शुक्र का आपको सानिध्य प्राप्त होगा, जहां पे शनि शुक्र की वजह से लाभ आपको देखने को मिल सकता है। शनि भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। शुक्र आपको लाभ दिलाने में काफी अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। शुक्र यहाँ पे अपने जो मित्र राशि में है, तो यहाँ पे दोनों की युति जो है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन में जरूर डाल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपनी फील्ड को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, किस फील्ड में जाना है। कुछ ध्यान आपका जो इंक्लिनेशन आपका जो है वो आपको आर्ट की तरफ, डिजाइन की तरफ ज्यादा नजर आएगा, पर आप शुरुआत ऐसे देख सकते हैं, लेकिन जल्दी आप इसमें परिवर्तन करेंगे। आप एक फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं तो बहुत ज्यादा रह सकती है, तो आपको एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, एक ठहराव लाना पड़ेगा जिस विषय में आपको जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूर्य जो है आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे लगभग 14-15 जनवरी के आसपास मकर संक्रांति में। तब थोड़ा सा आपको अपने स्टेटस को लेकर, अपने भविष्य को लेकर काफी गंभीरता देखी जा सकती है। बुध भी इनका जो है आपको अच्छा खासा भाग्य सपोर्ट आपको देते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके कंपटीशन में अगर प्रयास करें तो देखिए जो अब तक आपको प्रॉब्लम आ रही है केतु की वजह से, जो आपके छठे भाव में गोचर कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके फोकस में कमी है, दिलचस्पी में कमी है, उच्चाटन देखा जा सकता है, तो उसमें भी आपको काफी राहत देखने को मिलेगी। केतु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, कंपटीशन में आप प्रयास करें तो सफलता आपको देखने को मिलेगी, उससे लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अपनी कैंपस प्लेसमेंट की, तो थोड़ा सा एनर्जी आपको हाई रखनी है। शुरुआत तो थोड़ी आपकी फेवर में नहीं रह पाएगी, विपरीत परिस्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन जल्दी आप इससे बाहर भी निकलेंगे। जैसे ही आपके मंगल पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके बाद कह सकते हैं कि फरवरी के बाद और मार्च के बाद का जो समय है वह आपके करियर के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। एक तो आपको अधिकारी से सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही थोड़ा संघर्ष की स्थिति भी है, तो थोड़ा सा काम में फोकस आपको लूज होने में देख सकते हैं कि कुछ आप इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं, पर जल्दी आप अपने आप को संभालते नजर आएंगे, सक्षम करेंगे अपने आप को, और परिस्थिति अनुसार खुद को डालने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकार की स्टेबिलिटी आप शुरुआत के फ्लक्चुएशन के बाद की अगर हम बात करें तो लगभग मार्च और अप्रैल तक की अगर वहां तक की बात करें तो काफी अच्छी आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा खुद को आप बेहतर तरीके से आप ग्रूम कर सकते हैं, जो आपको मौका मिलेगा नई अपॉर्चुनिटी का, करियर के में शुरुआत का, या कुछ इंटर्नशिप का ऑफर मिलता है, तो उसमें आप एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तो दर्शकों इसके अलावा अगर हम समझें जो पहले से जो आपके शुरुआत कर रखी है अपने करियर की या इंटर्नशिप की, तो थोड़ा सा उसमें आपको फ्लक्चुएशन जरूर देखने को मिल सकता है, खासकर जब शनि आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, और इसके अलावा राहु केतु आपके एकादश भाव में, पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए राहु आपके लिए काफी फेवरेबल रहेंगे एकादश भाव में बैठकर, पर केतु कहीं ना कहीं आपको दुविधा में डाल सकते हैं, कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, क्योंकि पांचवां घर जो आपकी सोच समझने की शक्ति को भी दिखलाता है, आपकी जो संभावनाएं हैं जीवन में जो बनती है, जो आप अपने निर्णय लेते हैं, उसको भी काफी हद तक प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं दुविधा, कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। केतु की वजह से कहीं ना कहीं एक प्रकार की स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है, तो ये आपको दुरुस्त करना है। तो इसके लिए आपको कुछ जाप या मेडिटेशन करना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी शिक्षा भी बहुत हद तक प्रभावित हो सकती है। अब आप ये समझ लीजिए कि लगभग 1-1.25 साल तक केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे, और यहाँ पे बैठ के आपकी शिक्षा में कुछ कमी, रुकावट या अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से मन जो है शिक्षा के प्रति खराब हो सकता है, उचाट हो सकता है, या नहीं लग
लग सकता है। प्रयास करने के बावजूद भी आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं। और इसका मतलब है कि रिपीटेशन ऑफ एक्शन, पुनः प्रयास करना, और प्रयास इतना अधिक बार जब होता है, अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, तो व्यक्ति डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, हताश निराश हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम कहें कि अगर 14 मई को बृहस्पति राशि परिवर्तन के आपके तृतीय भाव में आएंगे, तो कह सकते हैं कि कुछ और आपको स्थान से बाहर कुछ अच्छे पढ़ाई के ऑफर मिल सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो ये एक अच्छा ऑफर आपको देखने को मिलेगा। पर कुल मिला के शुरुआत से ही आप ये समझ के चलें कि जो 18 मई के बाद का जो समय है, अगर हम इसको डिवाइड करके आगे चलें, तो ये जो समय है 18 मई से लेकर लगभग दिसंबर, उसके अगले साल तक भी थोड़ा समय तक, मई तक की, आपको एक साल पूरी तरीके से आप संघर्ष में आप देख सकते हैं। एक चुनौती, एक चैलेंज आप अपने करियर की तरफ से देख सकते हैं, जहाँ पे आपको अपेक्षित परिणाम के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। राहु आपको अपेक्षित परिणाम देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना फोकस बना के रखना होगा। फोकस लूज करेंगे तो वहीं आप परिणाम से हाथ धो बैठेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि शनि की 7.5 भी शुरुआत हो रही है, तो भी आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, अपनी संगति को उचित रखें। गलत संगति में आप गलत दिशा की तरफ भटक सकते हैं, अच्छी संगति में आप अच्छी दिशा की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। थोड़ा सा मार्ग आपको कठिन नजर आ सकता है, लेकिन आप कठिनता से दूर बचने के लिए आप शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे तो ये भी उचित नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि अब आपके कर्मों को अच्छे से स्क्रूटनाइज करने वाले हैं, निरीक्षण करने वाले हैं, और जरा भी उनको कुछ गड़बड़ नजर आई तो डेफिनेटली उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। 7.5 में जो परिणाम है तुरंत मिलता है। वो जैसे शनि 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 चलते हैं, परिणाम देने में थोड़ा विलंब लगाते हैं। इनकी दशा भी 19 साल की लंबक होती है, जो काफी लंबी होती है। पर 7.5 में आप देख सकते हैं कि परिणाम काफी क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है। और इस वजह से भी आप काफ़ी, जो व्यक्ति होते हैं 7.5 साल में, काफ़ी हताश निराश हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, जो ग्रह जो परिवर्तन करें, वो जब जिस भाव में जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि आपके द्वादश भाव में है, तो लगभग 2.25 से 2.5 साल आप किसी भाव में रहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। अब जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष? शुरुआत की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी जो है बढ़ा के चलना है, क्योंकि आपके लग्नेश थोड़े नीच अवस्था में है, तो लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। हालांकि 1-2 महीने, यानी हम बात करें फरवरी मार्च का जो महीना आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पे आपको आपके अधिकारी का सपोर्ट मिलेगा। अधिकारी थोड़ा सा आपको जज कर सकते हैं, आपके काम को जज कर सकते हैं, तो इसमें भी थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है। जिस काम में आपका मन लगता है, जिस काम में आपकी कॉन्फिडेंट बनी हुई है, आत्मविश्वास बना हुआ है, तो उसके प्रति आप पूरी तरीके से घुल जाएं, उसी में आप अपना निष्ठा दिखाएं, उसमें पूरी सावधानी दिखाएं, फोकस बना के चलें, उसमें पूरा आप ईमानदारी से प्रयास करें, तो निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त होगी। उस काम के लिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, तो बिल्कुल ना जाए, कोई जिम्मेदारी ऐसे ना लें, क्योंकि आप अपने अधिकारी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ इस प्रकार के गलत निर्णय या स्टेप ले सकते हैं। अच्छा, अब ये हम बात करें, आपके जो बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो ये 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। तो अब तक आप जो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी बात को कहने में कठिनाई आपको महसूस हो रही है, उसमें राहत आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे जो बृहस्पति है, अब इनकी दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी, तो जो प्रमोशन है, ग्रोथ है, जो रुका हुआ है, उसमें भी आपको अच्छी खासी प्रगति देखने को मिलेगी। तो ये भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। पर क्योंकि 29 मार्च को पहले ही शनि आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, तो यदि ग्रोथ भी कोई मिल रहा है या प्रमोशन भी कुछ मिल रहा है, तो आप ये समझ के चलिए कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। उतना आपको लाभप्रद नजर नहीं आएगा जितना आपने अपेक्षा की थी, तो कोई संतुष्टि आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि अब शनि आपके एकादश भाव के स्वामी, जब लाभ के स्वामी जब आपके खर्चे के स्थान पे जाते हैं, नुकसान के स्थान पे जाते हैं, तो आप इन दोनों को बीच में आप एक बैलेंस बना के चलेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी खर्चा अधिक हो सकता है, जितना आपको लाभ नहीं हुआ उतना खर्चा हो सकता है, ये भी देखा जा सकता है। कुछ अब महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से आप हाथ धो सकते हैं, या कुछ आपकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण आपसे ली जा सकती है, ये भी आप देख सकते हैं। कुछ परीक्षाएं आपकी ली जा सकती हैं, एग्जामिन आपको किया जाता है, किया जा सकता है, आपके स्किल्स को, आपकी क्षमता को एग्जामिन किया जा सकता है, और उसमें आपको कितना खरा उतरना है, ये आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, तो आपकी कॉन्फिडेंट पर डिपेंड करता है। यदि ये एक अलाइनमेंट आपको देखने को मिली, तो निश्चित तौर से आप किसी भी प्रकार से उबड़ खाबड़ रास्ते से भी चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पर क्योंकि इसमें अगर कमी आई, तो आप समझ लीजिए कि आपको फिर से स्क्रैच लेवल से, यानी जीरो से शुरुआत करनी पड़ सकती है। तो ये कार्य क्षेत्र में आपको रहकर काफी सावधानी बरतनी है। इसके अलावा जैसे 14 मई को बृहस्पति आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, तो कुछ यात्राओं का योग बन सकता है, कुछ आसपास की यात्रा या कुछ टूरिंग में आपको जाना पड़ सकता है, कुछ टूरिंग बेस्ड जॉब आपको मिल सकती है। अब आपकी बृहस्पति की दशा अंतर दशा चल रही, तो ये जो यात्रा है कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ नई जॉब के लिए अगर प्रयास करें, तो देखिए शुरुआत अगर मैं बात करूँ तो अभी आपके लिए फेवर में नहीं है।
18 मई के बाद जैसे केतु आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ प्रयास करें तो कुछ आपको सफलता देखने को मिलेगी। इससे पहले भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आपको जरूर देखने को मिल सकती है। अपेक्षित परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा, या कुछ आप कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ सफलता भी मिल रही है तो वो आपके लिए होना ना होने के बराबर हो सकती है। जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, जिस फील्ड के में आप अपना करियर को आपको आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ से विपरीत कुछ फील्ड आपको मिल सकती है, तो जो भी आपके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा 18 मई को राहु केतु जो है आपके एकादश भाव में और पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। 14 मई को बृहस्पति तृतीय भाव में और शनि आपके द्वादश भाव में। तो अगर हम पहले की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस बना के चल रही है। अगर पहले कुछ अच्छा है तो बुरा भी है, तो बाद में भी कुछ अच्छा बुरा है। वही बात है कि पहले भी कुछ बैलेंस बन रहा है तो आगे भी बैलेंस बन रहा है। अब ये जो गोचर है जो मई के बाद का अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर इसको हमें एक्सट्रैक्ट करें तो ये अगर हम देखें तो 7.5 की शुरुआत है। राहु आपको लाभ देंगे, पर उसके लिए आपकी परीक्षा भी लेंगे कि आप शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं। बृहस्पति आपकी साहस और हिम्मत को बनाए रखेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको अपने संयम पर चलना होगा, श्रद्धा के साथ चलना होगा, विश्वास के साथ चलना होगा, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर चलना होगा, यदि आप चाहते हैं कि ये ग्रह गोचर आपको विपरीत परिणाम ना दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके जीवन को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। नई जॉब के लिए भी शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ही कुछ राहत देखने को मिल सकती है। अब प्रमोशन ग्रोथ के लिए जैसे मैंने बताया कि शनि थोड़ा सा आपका काम बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव के समय द्वादश में चले जाएंगे तो पूरे 2.5 साल यहीं पे रहेंगे, तो काम को लेकर उसके परिणाम को लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। राहु की वजह से आप कुछ उलट सुलट डिसीजन ले सकते हैं, किसी की बातों में आ सकते हैं, कुछ गलत कर सकते हैं, कुछ गलत बयानबाजी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि इसकी वजह से आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये ये आपने देखना है। तो राहु आपको गलत काम के लिए भी इन्वोक करेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति पर, एक गुरु चंडाल योग का भी निर्माण हो रहा है, तो आपको काफी अवरोध का, रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। मोरालिटी को अपनी हाई रखें, जो भी गलत डिसीजन ले रहे हैं उसको आप सुधारने का प्रयास करें, किसी की बातों में आके ना करें। अगर आपको कोई किसी बात को लेकर शंका है तो आप किसी के परामर्श लें। यदि आपका बुद्धि का अगर किसी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम महसूस नहीं करी तो आप किसी पॉजिटिव प्लेस में बैठ के थोड़ा ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, उसके बाद आप डिसाइड करें। प्रेम संबंध के लिए कैसे रहेगा 2025 का वर्ष, ये हम आपको बताएंगे। प्रेम संबंध के लिए तो शुरुआत तो थोड़ी सी फीकी देखी जा सकती है, परिवार से विवाह की चर्चा भी असफल होती नजर आ रही है। हालांकि काफी संघर्ष के बाद कुछ आपको पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेगा, उसके लिए काफी धैर्य धारण करना है। विलंब लग रहा है तो इंतजार आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि पंचम के स्वामी सूर्य आपके नवम भाव पे बैठे हैं। पिता से थोड़ा सा आपको सख्ती देखने को मिल सकती है। अगर सपोर्ट भी मिल रहा है तो कुछ उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आपको मिल सकते हैं जो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं। साथ ही आप अपने पिता के साथ अपनी मन की बात को कहने में सक्षम महसूस करेंगे। कुछ आप अपने परिवार के साथ भी कुछ अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। अब 29 मार्च के बाद जैसे ही शनि आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो इनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में भी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप कुछ अचानक अपने आसपास के लोगों के व्यवहार में कुछ कमी देख सकती हैं, और जिसकी वजह से अपने संबंध में भी आप पुनर्विचार करना चाहेंगे। अब देखिए, जैसे ही सूर्य जहां जहां भी राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद मकर राशि में आएंगे 14-15 जनवरी के बाद, उसके बाद आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे कि दृष्टि आपकी पड़ेगी लगभग 15-16 फरवरी की प्रवेश करेंगे आपके एकादश भाव में, तो इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ईगो एक अहम मुद्दा रह सकता है। ये ईगो की वजह से भी आप लोगों के संबंध में एक बनता बिगड़ना आपको देखने को मिल सकता है। पर पूर्ण तरीके से आपको कह सकते हैं कि सफलता फिलहाल नेक्स्ट ईयर के बाद ही, मध्य के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु इनके यहाँ पे आने की बात आप लोगों के बीच में कोई डिस्टेंस बना रह सकता है, लगातार बना रह सकता है, और ये वाइड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। बजाय इसके कि आप इसको डिस्टेंस को पाटने का प्रयास करिए, उतना ही ये बढ़ता जाएगा। अब एकादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में और यहाँ पे राहु आ जाएंगे तो आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो थोड़ी सी विपरीत रह सकती है। जहाँ पे पार्टनर अपनी दिशा में रहेंगे और आप अपनी दिशा में रहेंगे। कॉपरेशन, एक प्रकार का सहयोगिता की कमी के अभाव में संबंध निश्चित तौर से मुरझा जाता है या मर जाता है। तो एक ब्रेकअप भी आप अच्छा खासा देख सकते हैं 18 मई के बाद। जब ये केतु आपके पंचम भाव में आएंगे तो लगभग इसी भाव में रहेंगे नेक्स्ट ईयर में, उसके आगे आसपास ही। तो एक ब्रेकअप आप देख सकते हैं जो काफी लंबा चल सकता है। अब आपके भीतर और आपके पार्टनर के भीतर अगर भावनाएं सच्ची हैं या ईमानदारी है तो डेफिनेटली आप लोग आगे उसके बाद जाके मिलेंगे भी, अन्यथा आप ये ब्रेकअप देख सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। विवाह की चर्चा शुरुआत में थोड़े से आपको स्ट्रगल के बाद सफल होती नजर आ रही है। इसमें आपको काफी अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। हालांकि संघर्ष बहुत लंबा है, विलंब परिणाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट ईयर अगर आप प्रयास करेंगे विवाह की, तो देखिए
बृहस्पति जो है आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जब ये 14 मई को आपके तृतीय भाव में आएंगे कि दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, तो बृहस्पति का अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, बात बनेगी। और मई के बाद का अगर प्रयास करेंगे तो अच्छी बात बन सकती है, तो उसके लिए आप तत्पर है। तो यार ये विवाह की जो चर्चा आपके लिए मई के बाद जो है 14 मई के बाद ज़्यादा सफल होती नजर आ रही है। पर क्योंकि शनि थोड़ा सा है थोड़ा, और राहु केतु थोड़ा सा आपके बुद्धि को घुमा सकते हैं, और कुछ डिसीजन लेते हुए भी आप कुछ बैक ऑफ कर सकते हैं, या कुछ आप कह सकते हैं कि गलत डिसीजन में भी बढ़ सकती है। आपको सोचने समझना, समय लेके आपको सोचना समझना चाहिए। पर बृहस्पति का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, तो विवाह आपके नेक्स्ट ईयर में होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया, प्रेम संबंध के लिए कुछ समय ठीक नहीं है। मई के बाद 18 मई के बाद खासकर अगर हम बात करें, और पूरे साल ही इसी भाव में रहेंगे और नेक्स्ट ईयर भी मिड तक इसी भाव में रहेंगे, तो ये आपके संबंध के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रह सकता है। अब ऐसे आपको कैसे डील करना है, ये आपके और आपके पार्टनर की सिंसेरिटी और गंभीरता पर निर्भर करता है। अब विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा 2025 वर्ष का जो है आपके लिए, सप्तमेश की पोजीशन शुरुआत में अच्छी है। आपके एकादश भाव में तो कुछ शुरुआत में लाभ देख सकते हैं, आपके जीवन साथी कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं। कुछ आप लोगों के बीच में कमी बनी हुई मंगल की वजह से, आपके स्वभाव में कुछ उतार चढ़ाव की वजह से भी आपके जीवन साथी आपसे किसी बात को लेकर रुष्ट रह सकते हैं। आप लोगों के बीच में तनातनी, तर्क वितर्क देखा जा सकता है। घर के मुद्दों को लेकर, घर परिवर्तन के मुद्दे को लेकर, किसी वाहन को खरीदने में भी आप छोटी छोटी बात को भी लेकर आप लोगों के बीच में सामान्य चर्चा की बजाय एक विवाद देखा जा सकता है, तर्क वितर्क देखा जा सकता है, आर्ग्यूमेंट्स देखे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा शुरुआत इस प्रकार से रह सकती है। हालांकि जीवन साथी थोड़ा स्टेबल रहेंगे और आपको संभालने का और परिवार को संभालने का प्रयास करेंगे। परिवार से भी अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। पर अब अगर हम बात करें शुरुआत में थोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति जो है आपके पक्ष में आती जाएगी, जैसे ही मंगल आपके पंचम भाव में आएंगे। अब इसके बाद जैसे ही बृहस्पति आपके तृतीय भाव में आएंगे, तो बृहस्पति दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। एक आपके रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगा, अच्छी खासी बल आपको देखने को मिलेगा। पर क्योंकि आपकी भावनाएं जो हैं, आपकी जो भी इमोशंस है, जो आपकी अपने की जो भी अपनी कहना चाह रही है, शेयर करना चाह रही हैं, आप अपने जीवन साथी के साथ स्पष्ट तौर से कहकर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई गलतफहमी आप लोगों के बीच में नहीं बन पाएगी, तो ये आप अगस्त का प्रयास करें। परिवार की तरफ से कुछ सपोर्ट में कमी आपको मई के बाद देखने को मिल सकती है, तो जिसकी वजह से भी कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, और ये इसका असर आपके संबंध में निश्चित तौर से देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें 14 मई के बाद जो बृहस्पति तृतीय भाव में आएंगे और 18 मई को राहु केतु का परिवर्तन होगा, तो संतान के लिए प्रयास करने में थोड़ा सा विलंब आपको देखने को मिल सकता है। संतान की प्राप्ति का जो प्रयास आप पहले 18 मई से पहले का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद की जो स्थिति थोड़ी आपकी विपरीत रह सकती है। केतु यहाँ पे बैठ के थोड़ा काम बिगाड़ सकते हैं और यहाँ पे आपके काम में विलंब अड़चन ला सकते हैं। राहु और केतु की वजह से भी आपके आपसी संबंध में एक प्रकार की विचारधारा, एक सेम विचारधारा की कमी, एक अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से भी स्थिति थोड़ी सी आपकी विपरीत रह सकती है। संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष और भी लंबा देखा जा सकता है, तो उसके लिए आपको उपाय करना पड़ सकता है। संतान की वजह से भी कुछ आपको असंतोष देखने को मिल सकता है। पहले थोड़ा सा आपकी स्थिति फेवर में रहेगी, लेकिन संतान की जो अगर हम बात करें 18 मई के बाद, तो संतान की तरफ से भी कुछ आपको सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है। उनकी तरफ से कुछ लापरवाही देखी जा सकती है, जो कि आपको काफी लंबे समय तक झेलनी पड़ सकती है। तो ये जो है आपको इस प्रकार से अपने जीवन में उतार चढ़ाव से थोड़ा सा आपको गुजरना पड़ सकता है। उपाय की बात करना चाहेंगे तो 7.5, क्योंकि आपकी 29 मार्च से शुरू हो रही है। शुरुआत में अगर हम बात करें तो आपको अपने जो है लग्नेश की जो है उसको मजबूती करनी है। उसके लिए मंगलवार को आप डेफिनेटली हनुमान जी का दर्शन करें, मंदिर जाके, और उनको लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, या आप गाय को मीठी रोटी खिला सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार को ये जरूर करें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा 29 मार्च के बाद आप शनिवार को शनि संबंधी वस्तु का दान अवश्य करें। काले तेल का दान कर सकते हैं। पीपल में आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो किसी गरीब मजदूर की व्यक्ति की मदद करें, जरूर मदद करें। प्रत्येक शनिवार को हो सके तो ये आपका एक ध्येय बना लें कि आपको किसी न किसी की मदद करनी है, चाहे एक व्यक्ति की, चाहे 2 व्यक्ति की। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी बूढ़े व्यक्ति की जो गरीब है, दवाई से, आप खाने से, कपड़े से आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा और ये आपके लिए काफ़ी शनि को राहत देने वाला होगा। अपने आप को किसी प्रकार के एडिक्शन से, व्यसन से दूर रखें, भोजन सात्विक रखें और किसी प्रकार के भी छल कपट से, शॉर्टकट से आप दूर रहें, और ये जितना आप प्रयास करेंगे उतना आपके लिए शनि आपके लिए अनुकूल बनते जाएंगे, तो ये आपको जरूर करना है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली के अनुसार राहु केतु की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, शुरुआत होने वाली है, और आप राहु आपके एकादश भाव में और केतु आपके पंचम भाव में है,
तो खासकर जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उनके लिए थोड़ा फोकस बनाने में दिक्कत आ सकती है। तो उसमें गणपति जी का नित्य आपको जाप करना है। ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप करना है और हो सके तो प्रत्येक बुधवार को 21 दुर्वा घास आपको गणेश जी को चढ़ानी है और ये आप नित्य करें। और ये भी आप कर सकते हैं कि बुधवार के दिन आप हरा चारा गाय को खिला सकते हैं। गली के कुत्ते को आप भोजन जरूर करें। आप बुधवार को या शनिवार को ये मेक श्योर कि आप उन्हें जरूर फीड करें। तो ये उपाय आप पूरे साल आप लगातार करते रहें, ये निश्चित तौर से आपको बहुत राहत देंगे। और हो सके अगर शनि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो शनिवार के दिन हम सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। संकल्प के साथ करें तो आपको जरूर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, ये पूरा वर्ष जो है आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर रह सकता है। कुछ लाभ भी के भी संकेत आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, ये कुछ आप वेल्थ अर्जित करने में भी आपको कुछ सफलता देखने को मिलेगी। व्यवसाय के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, व्यवसाय का जो पॉइंट्स है वो हमारा मिस हो गया था। तो हम बताना चाहेंगे कि बिजनेस व्यवसाय के लिए जो अगर आप समय रहेगा वो आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। पर क्योंकि आपके एकादश के स्वामी द्वादश भाव में जाएंगे तो खर्चा अधिक आपको करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है। बैलेंस बनाने में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रियल एस्टेट में कम से कम आपको 2 महीने शुरुआत के आपको बिल्कुल ही नहीं ध्यान देना है निवेश के लिए। उसके बाद ही कुछ निवेश के लिए आप प्रयास करें। घरेलू उद्योग है उसमें थोड़ी गिरावट शुरुआत में देखी जा सकती है, धीरे धीरे इसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। व्हीकल के बिजनेस में, वाहन के बिजनेस में भी कुछ आपको इस प्रकार से शुरुआत में थोड़ा गिरावट, फिर बाद में कुछ संभलते हुए नजर आएगा। शेयर मार्केट में स्थिति आपके जरूर पक्ष में रहेगी। उछाल आपको शुरुआत में अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। निवेश के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। आपको बजट के लिए भी थोड़ा आपको कह सकते हैं कि बात बनती नजर आएगी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आपको एफर्ट अधिक करना पड़ सकता है। लोन और ऋण ले रहे हैं या कुछ डेट्स ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर ले, ये आपके लिए बैकफायर साबित हो सकते हैं। कभी कभी ये बोझ आपके ऊपर अधिक पड़ सकता है, तो बहुत सोच समझ के आपको लोन लेना है। तो दर्शकों, ये जो आपको उपाय अगर आप करेंगे तो इस कहीं ना कहीं इससे संबंधित कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।